सेहतमंद पाकिस्तान में खुशामदीद। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। जब से कोरोना की वबा फैली है, सेहत आमा या पब्लिक हेल्थ एक बहुत अहम मौजू बन गया है। लोगों के जहन में सेहत के बारे में बहुत से सवालात पैदा होते हैं और इस सिलसिले में एक अफवाहों का सिलसिला और गलत मालूमात पर मबनी पैगामात भी लोगों तक पहुँचते हैं। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए नाजरीन, हमने सेहतमंद पाकिस्तान का सिलसिला शुरू किया है और इस सिलसिले में यूनिसेफ का ताउन हमें हासिल हुआ। हम इस प्रोग्राम में सेहत आमा के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात करेंगे। इसमें हम माहिरीन को बुलाएंगे, लोगों की आरा लेंगे और इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ़ लोगों के तोहमात हैं या सवालात हैं उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। आज का मौजू है कोरोना की सूरत हाल और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की। इस सिलसिले में हमने दो बहुत अहम मेहमानाने गिरामी को मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं खुशामदीद कहता हूँ डॉक्टर फैसल सुल्तान को, जो कि वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी हैं सेहत के शोबे में, और इसके अलावा आप वबाई अमराज़ के माहिर भी हैं और मुआलिज भी हैं। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर राना जवाद असगर, जो कि पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, बहुत बड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और शुरू से कोविड-19 या कोरोना की वबा पे नज़र रखे हुए हैं और मीडिया का एक जाना पहचाना चेहरा है। तो बात शुरू करते हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान आपसे कि हम कहाँ खड़े हैं ओमिक्रॉन के हवाले से और आप कैसे देखते हैं मुस्तकबिल। आज जहाँ हम खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि चौथी वेव के बाद जो लोएस्ट नंबर्स हैं वो हमें देखने में आए हैं जब से ये वबा शुरू हुई है। पिछले साल अगस्त में तकरीबन इस किस्म की सूरत हाल थी कि हम 1% या उसके करीब या उससे नीचे जाते थे कुछ दिन, और जो डेथ्स की तादाद थी वो भी इसी तरह से थी, सिंगल डिजिट्स में थी, कुछ दिन ऊपर कुछ दिन नीचे। जो मौजूदा सूरत हाल है ये तो ठीक है, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि इसी दौरान में ये नया वेरिएंट डिस्कवर हुआ है। अब हमें थोड़ी सी एहतियात की भी ज़रूरत है, समझदारी की भी ज़रूरत है, इस वेरिएंट पे नज़र रखने की भी ज़रूरत है, अपनी वैक्सीनेशन को भी दोबारा से तेज़ करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या हमारी जो मौजूदा वैक्सीन्स हैं जिन लोगों ने लगवाई हुई हैं, क्या वो मौसर होंगी इस वेरिएंट के बारे में, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। एक तो ये कि देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त बेस्ट अजम्पशन यही है कि वैक्सीन्स काम कर रही हैं, हम वो लगवाएं, और वैक्सीन्स के साथ साथ जो दीगर चीज़ें हम भूल बैठे हैं जो कॉमन और सिंपल हैं, जिसमें मास्क का इस्तेमाल है, जिसमें थोड़ा सा फासला रखना है, जिसमें वेंटिलेशन का बहुत अमल दखल है, उन चीज़ों पे अगर हम दोबारा से थोड़ा सा फोकस कर लें तो हम बेहतर सूरत हाल में आ सकते हैं। ठीक। डॉक्टर राना जवाद असगर, ये बताइए कि आपके ख़्याल में, चूँकि आप हुकूमत में कभी शामिल नहीं रहे, आप एक बिल्कुल गैर जानिबदार तरीके से एक माहिर की हैसियत से पूरी सूरत हाल पे नज़र रखे हुए हैं, तो आपके ख़्याल में पाकिस्तान का जो रिस्पांस रहा कोविड-19 के ऊपर अब तक, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या हमने बड़ी शानदार कारकर्दगी की, या आपके ख़्याल में कि हम इससे बेहतर काम कर सकते थे, या शायद कुछ लोगों के ज़हन में शकूक भी हैं कि शायद हम अदाद-ओ-शुमार सही नहीं बताते या पाकिस्तान कुछ चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहा है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो आपको इल्म है कि जब शुरू हुआ कोरोना का तो बड़ी जल्दी हमने काम इस पर आपके साथ मिलकर शुरू किया था, अर्ली जनवरी के अंदर, और उस वक्त हमें ज़्यादा मालूमात ही नहीं थे इस वायरस के बारे में। तो अपनी स्ट्रेटजी बनाना उस वक्त नेशनल लेवल बड़ा मुश्किल काम था, कि जबकि हमें उसके रिस्क का भी, फैक्टर्स का नहीं पता था, कहाँ से बचना है कहाँ से नहीं है। और उसके बाद जो अच्छी चीज़ ये हुई कि वायरस के पाकिस्तान में डिस्कवर होने से पहले हमारे पास तकरीबन हमें 6 हफ़्ते मिल गए, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें मुस्तहकम करने की कोशिश की, सिस्टम सेटअप करने की कोशिश की। कमियां बहुत सारी उसमें ज़रूर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि परफेक्ट सिस्टम था, लेकिन हमें जो हेड स्टार्ट मिल गया 6 हफ़्ते का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने सूबों को तैयार किया कुछ थोड़ा बहुत। ओवरऑल अगर हम देखें तो क्योंकि हमारा रिस्पांस, हमारी डेथ उतनी नहीं है, हमारी हॉस्पिटल्स की जो सैचुरेशन लेवल के करीब करीब पहुँच के हम वापस आए हैं, जो बड़ा
नाजुक मरहले थे हमारे इसके अंदर, तो उस लिहाज से बहुत अच्छा है। लेकिन अभी भी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली हमारे नंबरों के अंदर। नंबर आज भी हमारे उतने मजबूत नहीं हैं जिनके ऊपर स्ट्रेटजी प्लान की जा सके, और ये एक एरिया ऐसा है जिसके अंदर हमें अभी भी काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आपने बड़ा मतवाज़न जवाब दिया है। लेकिन आइए आवाम की बात भी सुनते हैं। हमने मुख्तलिफ़ शहरों में लोगों के सामने ये सवाल रखा कि क्या कोरोना ख़त्म हो गया है और क्या वैक्सीन लगवाना फ़ायदेमंद है। तो इस सिलसिले में लोगों ने क्या कहा? वैक्सीन बिल्कुल लगवानी चाहिए। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी एंट्रीज़ नहीं हो सकती। दबाव ख़त्म हो गया है, करा लेनी चाहिए एहतियातन, इन केस अगर दोबारा आ गया तो क्या पता। कोरोना का तो मुझे पता नहीं, कोई बोल रहे कोरोना है, कोई बोल रहे कोरोना नहीं है। वैक्सीनेशन एज सच कुछ पता नहीं है कि सही है नहीं है। कोरोना की वबा ये तो नहीं कह सकते कि ख़त्म हो गई, बट इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। मैं तो अभी तक कोरोना को तस्लीम नहीं किया। कोरोना वबा फ़िलहाल बेशक हमारे मुल्क में केसेस ख़त्म हो गए, लेकिन किसी भी वक्त ये जो है वबा सर्च कर सकती है दोबारा। मैंने खुद अपनी वैक्सीनेशन की हुई है, तो मेरा मशवरा लोगों को यही है, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। देखा जाए सर तो कोरोना तो अभी बिल्कुल ख़त्म हो गया। वैक्सीन लगवाने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है। जी बिल्कुल करानी चाहिए। वैक्सीनेशन हमारी हिफाजत के लिए बहुत अहम है। कोरोना वबा दरअसल एक बीमारी है, मुसलमानों के अंदर इसकी बड़ी वो की गई, इतनी वो नहीं है ख़तरनाक। मैंने कोई ऐसे केसेस देखे नहीं जो मतलब ऐसे ख़तरनाक हो। पता नहीं सर, हम तो सिर्फ न्यूज़ में ही सुनते हैं कि यार कोरोना है, लेकिन असल में होता कुछ नहीं। अभी तो ख़त्म हुआ है। कोविड-19 अभी तक गया नहीं है। कोरोना जो वायरस है वो काफ़ी रिड्यूस हुआ है, नो डाउट। लोगों को बहुत अवेयरनेस आई है इससे, और सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। कोरोना का दबाव पहले से ख़त्म हो चुका है काफ़ी टाइम से, और वैक्सीन लगवानी चाहिए लोगों को। 101% लगानी चाहिए। वैक्सीनेशन ज़रूर लगानी चाहिए। बिल्कुल करवानी चाहिए वैक्सीनेशन। मैंने तो अभी तक मास्क ही नहीं लगाया कोई भी। उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मुझे कोई कोरोना हुआ है। कोई का तो फायदे, हमने तो 2 डोज लगाया था, कोई नुकसान नहीं किया। अभी इसको हमें मानना पड़ेगा कि ये वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी हो चुकी है। बिल्कुल लगवानी चाहिए कोरोना वैक्सीन। अगर दबाव कम हो गया है, लेकिन फ्यूचर में ऐसे चांसेस दोबारा ना हो, इसीलिए हमें ज़रूर लगवानी चाहिए। मुल्क में कोरोना वायरस तो है ही नहीं मुकम्मल तौर पे ख़त्म तो नहीं हुई, एहतियात के तौर पे बहुत ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना। कम हो गया है, बट ख़त्म तो नहीं हुआ। वैक्सीनेशन से ही पूरा एलिमिनेट हो सकता है। ऑलमोस्ट कोरोना वबा ख़त्म है, लेकिन अगर हम वैक्सीन लगवाएंगे तो इससे हम ज़्यादा जल्दी निजात पा सकते हैं। कोरोना 100% तो आप ये नहीं कह सकते कि ख़त्म हो गया है। डेफिनेटली वैक्सीन लगवानी चाहिए जी, हमें बहैसियत पाकिस्तानी कौम भी। वैक्सीन से अब छुटकारा नहीं है, जितनी कंट्रोवर्सीज ले आए। इस वक्त भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। वैक्सीन हर फर्द पे लगवाना ज़रूरी है। वैक्सीन लगा भी ले, लेकिन फिर भी जो SOPs हैं कोरोना के हवाले से, उन पे भी अमल करना ज़रूरी है। यहाँ पर कोई कोरोना नहीं है, तो कोरोना जो है उस वक्त भी मैं नहीं मानता था, आज तक मैंने मास्क नहीं लगाए। जी डॉक्टर साहब। देखिए, मेरा ख़्याल ये है कि अगर हम बहुत से दूसरे ममालिक से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ वैक्सीन की एक्सेप्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और अगर मैं आपको नेशनल अदाद शुमार दिखाऊं तो वहाँ से ये लगता नहीं कि हमें कोई बहुत हार्ड पुश बैक आ रहा है। हाँ ठीक है, जैसे आपने सुना कुछ लोग जो हैं उसको डिसमिस करते हैं या लाइट ले रहे हैं, या चलो कहते हैं फिर कल लगवा लेंगे, या 1 डोज़ लगवा ली, चलो रहने दें। मैं आपके सामने अदाद शुमार ये रखता हूँ कि देखिए अभी भी हम तकरीबन 53% ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन 12 साल से ज़्यादा की, उनको कम से कम 1 डोज़ लग गई है। अच्छा, और अभी इस मासवाई ये जो मीज़ल्स वैक्सीन का टाइम था, इसके अलावा दिन में 10 लाख वैक्सीन डोजेस लग रही थी। ठीक है, मोबाइल कैंपेन्स के ज़रिए, मोबाइल टीम्स के ज़रिए लग रही, लेकिन लग रही थी। जो स्कूल सेक्टर था, तालीमी सेक्टर था, उसमें तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और स्टाफ जो है और फैकल्टी, उनमें 90+% जो है वैक्सीनेशन कवरेज हो चुका है। इसी तरह अगर आप इसको दूसरे एक एंगल से देखें तो हमें इस किस्म का पुशबैक जिसे कहते हैं, जो बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में आया, उस तरह का नहीं आया। सो मैं समझता हूँ कि वैक्सीन एक्सेप्टेंस है, हाँ रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं होगी। एक बात मैं ज़रूर साथ इसके करना चाहूँ, उन्होंने भी कही 1 डोज़ लगवा ली, दूसरी ना लगवाएं। डॉक्टर ज़फ़र, आपको पता है कि जो हमारे यहाँ वैक्सीन का सिस्टम है वो निम्स है, उसके ज़रिए लग रहा है, तो वो 99% एक्यूरेट है इन द सेंस कि आपके CNIC मेरे CNIC से टैग्ड है कि हमें कौन सी वैक्सीन लगी क्या। बिल्कुल। और चूंकि जो टेस्ट पॉजिटिव आते हैं
वो भी टैग हुए होते हैं CNIC के साथ, तो दोनों डेटाबेस का एनालिसिस करके आपको 1 सेकंड में पता चल जाता है कि आपकी प्रोटेक्शन क्या है। अच्छा, जब हमने इब्तदाई एनालिसिस किया तो हमें पता ये लगा कि तकरीबन 3 गुना फ़र्क है पहली डोज़ लगवाने का प्रोटेक्शन का, और दूसरी में तकरीबन 10 गुना का फ़र्क है। तो हमने सोचा कि दूसरी डोज़ बहुत अहम है, लेकिन जब दोबारा एनालिसिस किया तो दूसरी डोज़ 10 से भी ज़्यादा, यानी जब फुल एनालिसिस है जो रेशो है वो, यानी जो प्रोपोर्शनल डिफरेंस है वो 15 गुना से भी ज़्यादा है। सो मैं हमेशा लोगों को ये कह रहा हूँ कि पहली डोज अहम है सो है, लेकिन जिस तरह इम्यून सिस्टम काम करता है वो पहली डोज उसको प्राइम करती है और दूसरी डोज उसको रिमाइंड कराती। तो डॉक्टर फैसल, एक और जो बड़ा मुतल्लका सवाल है और बहुत लोग पूछ रहे हैं ये कि अब चूँकि ओमिक्रॉन आ रहा है तो अब ये बहस मज़ीद बढ़ रही है आगे कि अब जिन लोगों ने 2 डोजेज़ लगवाई हुई हैं और जिनको कुछ महीने हो गए हैं 2 डोजेज़ लगवाए हुए, क्या उनको बूस्टर लगवाना चाहिए? बूस्टर लगवाएं तो किस वैक्सीन का लगवाएं, कहाँ से लगवाएं, उसका तरीक़ाकार क्या है? और ये जो आपने निम्स का भी जिक्र किया, बूस्टर जब लगेगा तो वो निम्स में कैसे रिकॉर्ड होगा और वो सर्टिफिकेट जो उनको पहले मिल चुका है वो कैसे उसमें तरमीम की जा सकेगी? ये बड़े अहम सवाल है, इस पे अगर कुछ आप हमारे नाजरीन के लिए रोशनी डाल सकें। वो जो निम्स का है उसमें नेचुरली जब हम उसको इनेबल करेंगे ऐसी चीज़ को तो उसके अंदर शामिल करने का तरीका मौजूद होगा। आज भी अगर आप किसी और मुल्क से वैक्सीन लगवा के आएँ तो उस क्लेम को भी हम उसके अंदर अपलोड कर देते हैं, और जिन लोगों ने ट्रैवल की खातिर इजाफी डोजेज लगवाई हैं वो उसके अंदर शो हो रहा है। तो वो क्या नया सर्टिफिकेट जारी उसी होगा? में जी नहीं, उसी सर्टिफिकेट के अंदर वो अपडेट हो जाता है। अच्छा। तो आपको 2 साइनोफार्म लगी मिसाल के तौर पे, आपने फाइजर की डोज लगवा ली या मॉडर्ना या जो भी, तो वो उसमें दिख जाता है। तो उसी सर्टिफिकेट में अपडेटेड नज़र आना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक सवाल का हिस्सा ये भी था कि कौन सी वैक्सीन का बूस्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि लोग पूछते फिरते हैं एक दूसरे से और सही उनको जवाब नहीं मिलता या उनके अपने शकूक व शुबहात हैं इस सिलसिले में। अच्छा, इसमें भी जो, और फिर एक ये भी कि अगर चाइना की वैक्सीन लगवाई हुई है तो उसके बाद फिर अमेरिका की वैक्सीन लगवाई जा सकती है कि नहीं? अच्छा देखिए, एक तो ये है कि इसमें इसकी जो साइंस है वो भी इन एवोल्यूशन है इस वक्त, यानी इसमें जो मामलात हैं, जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो बिल्ड हो रही है। दोनों तरफ की इंफॉर्मेशन मौजूद है और आप जिसको फ़ौक़ियत दे दें वो आपकी मर्ज़ी, तकरीबन ये वो वाली सिचुएशन है। एक वो हैं जो कि एक ही वैक्सीन का उसी का बूस्टर, और एक हैं जिसको हेट्रोलॉगस है, यानी एक लगी और आपने मिक्स एंड मैच जिसको लोग बोल रहे हैं। दोनों के हक़ में कुछ आर्गूमेंट्स मौजूद हैं। मेरा ज़ाती, और ये मेरा बिल्कुल ज़ाती ख्याल है, मेरा ख्याल ये है कि अगर हम इम्यून सिस्टम का बिहेवियर और सबका कुछ एक्सपीरियंसेस देखें दूसरी वैक्सीन्स के जिसमें मुख्तलिफ इक़साम की होती हैं, तो शायद मेरे ख्याल से दूसरी टेक्नोलॉजी, दूसरी किस्म से अपने इम्यून सिस्टम को चैलेंज करना शायद बेहतर होगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ज़रा दोहरे तरीके से वायरस को समझ या जांच या उसको पहचान चुका होगा। लेकिन यकीन कीजिए ये इसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है इवॉल्व हो रही है, और आपको हर दफ़ा जब आप लिटरेचर पढ़ें तो कभी एक तरफ की हवा चल रही होती है, कभी दूसरी तरफ। तो एक्चुअली बात ये है कि जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो बूस्टर के लिए वो लगवा लेनी चाहिए। और हमने एक दूसरा सवाल लोगों के सामने ये रखा कि आपके ख्याल में वैक्सीन लगाने का फ़ायदा है या नुकसान? तो आइए देखते हैं लोगों ने इस सिलसिले में क्या कहा। ये बिल्कुल एक मिथ है कि कोई आप कोरोना वैक्सीन लगाने से आपको कोई डैमेज होता है। फ़वाइद वैक्सीन लगाने के ये होंगे कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं, और नुकसानात ये भी हो सकते हैं कि आपको अगर पता नहीं है इनकेस वो कोई गलत चीज़ आपको लगा दे। इसका अगर फ़ायदा नहीं है तो इसका नुकसान भी नहीं है। वैक्सीन का फ़ायदा ही है, ऑफ कोर्स हमने लगवा ली है, लेकिन कुछ आप भी मतलब सारे लोग इसको मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मैंने अपनी वैक्सीनेशन कराई, मैंने आज तक इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा। उस पे नुकसानात है इंसान का, वो इंसान का जो है ना जलन हो रही है। फायदा ये, नुकसान तो मेरे ख्याल से तो कुछ नुकसान नहीं हो सकता। वैक्सीन का नुकसान तो नहीं है। फ़ायदा और नुकसान तो 2 साल बाद ही पता चलेगा। नुकसानात तो मुझे कोई अभी खास नज़र नहीं आ रहे। वैक्सीन लगवाने का तो वैसे फ़ायदा ही है। नुकसान का तो मुझे सच नहीं पता, बस लोगों को सिम्टम्स कुछ होते हैं, बुखार वगैरह आ जाता है। मैंने वैक्सीनेशन लगाई है साइनोफार्म, उसके बाद से मैं अपने आप को काफ़ी महफूज फील कर रहा हूँ। फायदे ये कि बनिस्बत इंटरनेशनल देखा जाए तो ये कि इसके फ़ायदे हैं। जो वैक्सीन हमारे पास आ रही है उसका कंफर्म नहीं है कि क्या वैक्सीन आ रही है, लेकिन लगवानी चाहिए। उसका नुकसान तो अभी तक कोई सामने नहीं आया। प्रोटेक्शन के लिए हमारे बहुत ज़रूरी है। सबने लगवाई है वैक्सीन, किसी को वैक्सीन की वजह से बीमारी हुई है, मतलब कोई क्या बुखार हो गया है किसी को, लेकिन मैंने 2 डोज लगवाए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है खुद का, नॉट सो गुड आफ्टर वैक्सीनेशन। नहीं, फ़ायदा ही है, नुकसान तो कोई नहीं हो। इसके नुकसानात हैं। जिन लेडीज़ ने वैक्सीन लगवाई है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे घुटनों का प्रॉब्लम, कमर का दर्द।
डॉक्टर फैसल, आई थिंक ये बहुत अच्छा है कि हमें बराह रास्त लोगों की आरा और उनके ख़यालात का पता लग रहा है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये तो पर्सनल ज़ाती आरा हैं जो लोगों ने जिनका इजहार किया, आपकी नज़र अदाद शुमार पे भी है। पाकिस्तान में अब तक तकरीबन 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और गालिबन 80 मिलियन को पहली डोज़ लग चुकी है। जी, और मिला के अगर आप डोजेस गिने तो 123 मिलियन को लग चुकी। अब आपके पास ये सारा डेटा आता है, कितने लोगों को लग चुकी है, उसके असरात क्या हैं, क्या कोई बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, इस पे हमारे नाजरीन को वंस फॉर ऑल ज़रा क्लियरली बता दें कि इसके फ़वाइद क्या हैं और मुमकिन नुकसानात क्या हैं। देखिए जी, अब वो ज़बान खल्क जो थी वो उन्होंने बोल दिया, बिल्कुल ज़्यादा लोगों ने एक तरफ बात की। अच्छा, लेकिन इसको जब आप अदाद शुमार के ज़रिए बड़ी डिटेल में देखते हैं, और ये थोड़ा डेटा नहीं है, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये इतना बड़ा डेटा सेट, वो भी डॉक्यूमेंटेड टू इंडिविजुअल्स, यानी लोगों के NIC के साथ जुड़ा हुआ, ये कम ही ममालिक हैं जहां इस तरह से ये डेटा मौजूद है। और जब ये बिल्ड हुआ सिस्टम, आप मौजूद थे, हमने इकट्ठा ये काम शुरू किया, तो इसमें जो कैप्चर ऑफ एडवर्स इफ़ेक्ट्स थी, जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स को डॉक्यूमेंट करने का तरीकाकार था, वो इस सिस्टम के अंदर जो मुज़र असरात थे, अगर खुदा न खास्ता कोई हों तो उनको डॉक्यूमेंट करने का, उनको इसमें रकम करने का तरीका पहले से रखा हुआ था। ठीक, तो इस सिस्टम ने काफ़ी, यानी आपको बिल्कुल मालूम है कि ये जो 50 मिलियन को या 80 मिलियन को लगी है, इनमें नुकसानात। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं कह दूं कि ज़ाहिर है हर कोई अपना, अगर लेट्स से मुझे लगी और मुझे थोड़ा सा दर्द हुई या बुखार हुआ या मुझे कुछ नकाहत या पट्ठों में दर्द किसी दिन हुई, तो हो सकता है मैंने ना बताया, सो इसका कैप्चर परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका आपको टेम्परेचर जगह का बड़ा अच्छा पता चल जाता है जब इतना बड़ा डेटा सेट हो। तो इतने बड़े अदाद शुमार को देखने के बाद ये चीज़ वाज़ेह है कि कोई ख़ास सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए। ज़्यादातर जो हज़ारों साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट हुए हैं, उनका ज़्यादातर का ताल्लुक थोड़ा सा दर्द से है, कुछ बुखार से है, हल्का बुखार हो गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि काबिल बर्दाश्त है, ख़ास तौर पे जब आप उस तनाज़र में रखें कि खुदा न खास्ता बीमारी जो है उसके क्या हालात हैं, उससे क्या कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपको रोकूँगा। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर राना, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ख़वातीन के ख़ास इश्यूज़ भी हैं वैक्सीन के हवाले से, और इस मामले में बहुत सारे उनके तोहमात भी हैं, लेकिन इससे भी एक संजीदा इशू ये है कि प्रेग्नेंट, यानी जो जिनको हमल है ख़वातीन को, उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। आप इस पे ज़रा रोशनी डालें और वाज़े तौर पे ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं कि इस सिलसिले में साइंस क्या कहती है। देखिए, शुरू में तो ये काफ़ी लोगों को इस बात की परेशानी थी, स्पेशली जो हामला ख़वातीन हैं या जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, इन दोनों के ऊपर काफ़ी लोगों की तशवीश थी। इवन डॉक्टर्स भी क्लियर नहीं थे। लेकिन जो अब जिस तरह डॉक्टर फैसल ने बताया और जो ग्लोबल डेटा आया है उसके नज़दीक, उससे हमें ये पता लगा है कि वैक्सीन लगवाना हामला के लिए भी और दूध पिलाने वाले के लिए भी ज़्यादा महफूज है, ज़्यादा महफूज है निस्बतन के वो नहीं लगवाते। तो अब ये हमल की किसी भी स्टेज पे लगवाई जा सकती है, चाहे वो पहले 3 महीने हों या आखिरी 3 महीने। जी हाँ, किसी वक्त भी आप लगवा लें, सेफ है। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा सकता। वो तमाम ख़वातीन जो ये समझती हैं कि उनको वैक्सीन लगवाने से उनके तौलीदी निज़ाम में या उनके अगर हमल है उनको तो उसके कोई नुकसानात हो सकते हैं, तो बहुत वाज़ेह इत्तफ़ाक़ है साइंसदानों का इसके ऊपर कि इस सिलसिले में किसी किस्म के नुकसान का कोई ख़तरा नहीं, बल्कि फ़ायदे ही। ख़वातीन के साथ साथ बहुत सारे आरा हैं लोगों की कि बच्चों में क्या कोविड वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक 12 साल से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनको अब वैक्सीन लगाई जा रही है। स्कूल चूँ जब खोले गए तो ये बहुत ज़रूरी हो गया कि बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाए। ये सवाल हमने लोगों के सामने भी रखा और उनसे भी पूछा कि बच्चों के बारे में वैक्सीन के हवाले से उनके क्या ख्याल आते हैं। तो आइए सुनते हैं। बिल्कुल बच्चों को लगानी चाहिए, 12 साल से बड़ों के बच्चों को लगानी चाहिए। 12 साल की उम्र के बच्चों को नहीं, बच्चों को अभी नहीं लगवानी चाहिए। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को या 12 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगवानी चाहिए, इसका रिएक्शन हो सकता है। मैं समझता हूँ कि अबव 18 जो है वो वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। अंडर 18 जो है वो थोड़ा इसमें इफ़ेक्टिव रेट जो है वो थोड़ा कम था, तो बच्चों को इस वक्त थोड़ा
इसमें जो है वो एग्जामेशन देनी चाहिए। जो छोटे भाई बहन हैं उन्होंने अभी तक नहीं करवाई है। बच्चों ने सबने लगाई है। 12 साल से ज़्यादा के उम्र के बच्चों को ज़रूर वैक्सीन लगानी चाहिए। नहीं, क्योंकि जिसका जो रिएक्शन आता है वो ज़ाहिर सी बात है बच्चे नहीं उसको वो कर पाएंगे, तो इस वजह से बच्चों को तो ना लगाना ज़्यादा अच्छा है। 12 साल से ज़्यादा उम्र की करवा लेनी चाहिए, लेकिन ये है कि वही मैं आपको बता रही हूँ, सोर्स सही हो, अगर थ्रू प्रॉपर चैनल हो तो। नहीं, इस पे मुझे थोड़े से खदशात हैं, क्योंकि 12 साल के जो बच्चे हैं वो कभी कभी इस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पाते, जो रिएक्शन आता है वैक्सीन का। आई थिंक हमारी हुकूमती अरकान है उसको इस पर कोई पॉलिसी ड्राइव करनी चाहिए, दैट शुड दे डू इट और शुडंट दे डू इट। बिल्कुल करानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का एक्सपोजर जो है दूसरे बच्चों से खेलने में कूदने में ज़्यादा होता है। स्कूल का बहुत प्रेशर है बच्चों के ऊपर, स्कूल की वजह से हमें वैक्सीनेशन करवानी पड़ रही है बच्चों की, लेकिन ये है कि नहीं लगवानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है ये भी बड़ा अच्छा मौका है कि आप हुकूमती पॉलिसी सिलसिले में है जो साइंस के ऊपर जिसकी बुनियाद है, वाज़े तौर पे लोगों को बताएं और उनके खदशात को एड्रेस करें कि बच्चों को ये वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। बाज़ ममालिक में तो 5 साल से ऊपर के बच्चों को भी अब लगानी उन्होंने शुरू कर दी। जी डॉक्टर फैसल। डॉक्टर जफर, लुबे लबाब पहले बता देता हूँ और वो आसान है, वो ये कि लगवानी चाहिए। 12 साल से उम्र की, और कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छा, अब थोड़ी इसकी बारीकी में चलते हैं। देखिए, एक तो ये है कि आपने आरा देखी, ये उतनी दो टोक नहीं थी जिस तरह वो थी, और ये कुदरती बात। हम हमेशा अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सेंसिटिव भी ज़्यादा होते हैं, और लोगों को कंसेप्शन बल्कि मिसकंसेप्शन भी कुछ होती हैं कि उनका इम्यून सिस्टम कैसा है या नहीं। इसमें आसान ये बता देता हूँ कि देखिए, 12 साल के ऊपर के जो बच्चे या नौजवान हैं वो फिजियोलॉजिकली नियर एडल्ट हो चुके होते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम उतना ही है, बल्कि ये मैं कहूँ कि बड़ा रोबस्ट और बिल्ड हो चुका होता है। और एक 15 साल का लड़का जो ये लड़की है, उसका इम्यून सिस्टम शायद एक 50 या 60 साल वाले से ज़्यादा रोबस्ट और मजबूत होता है। लेकिन इसमें क्या लोगों को हेजिटेशन आती है, वो ये है कि अपने लिए लोग फैसला करते हुए ज़रा आसानी महसूस करते हैं, बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, रिस्क नहीं लेते। दूसरा ये है कि जब अगर आप खुद से जाके वैक्सीन लगवाएं, खुद बच्चे को लेके गए सेंटर में लगवाई, तो शायद लोगों को कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। स्कूल में ये जो है लगवाते हुए लोग घबराते हैं, लेकिन देखिए, मैं और आप, हम तकरीबन एक एज रेंज के हैं, हमें पता है कि जब हमें तो स्कूल में वो, अगर आप याद करेंगे, रूटीन थी, चेचक के बूस्टर और स्मॉल पॉक्स और वो सारी वैक्सीन मुझे लगती थी। तो एक तो मैं कॉन्फिडेंस दे दूं कि जो सारा वैक्सीन का सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है, उसके कोल्ड चेन मुनासिब हैं। कई दफ़ा लोग ये सवाल मुझसे पूछते रहे, जो कदरे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, कि जी फाइज़र की तो -70 पे आपने रखनी थी, तो वहाँ तो नहीं रखी। फिर उनको बताया कि उन्होंने फाइज़र ने अपनी गाइडलाइंस अपडेट की और उसको 28 दिन के लिए यानी निस्बतन वार्मर टेम्परेचर पे भी रखा जा सकता। तो ये कोई हमने नहीं बनाया, ये तो मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइंस है, और -70 पे वो कई महीने रह सकती है। तो एक तो ये कि वैक्सीन का चेन जो है वो दुरुस्त है, जैसे एक बच्ची ने बिल्कुल कहा कि उसकी सोर्स ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल बात ठीक है। ठीक डॉक्टर साहब, मुख्तसरन टाइम ख़त्म हो रहा है, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चंद माह पहले आपने ये कहा था कि इस साल के ख़त्म होने तक 70 मिलियन पाकिस्तान यानी 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी। बड़ी वैसे मुझे खुशी हुई आज मैंने जब NCOC का डेटा देखा कि 50 मिलियन को तो लग चुकी है। आपके ख्याल में 31 दिसंबर तक हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे? इंशाल्लाह। इसमें थोड़ा सा गैप मैं आपको बता चलूँ, ये मीजल्स वैक्सीन की वजह से आया, क्योंकि वो एक कैंपेन बहुत अहम थी, वो अपनी जगह अहम थी, दो चीज़ों को बैलेंस करना था। तो हमने फैसला किया कि जो 12 से 15 तक के बच्चे थे जो कि उस रेंज में थे, जिनको दोनों एलिजिबल थी, तो उनको एक वैक्सीन लगे, एक वक्त पे 2 ना लगें, ताकि दोनों में कन्फ्यूजन ना रहे। तो थोड़ा वैक्सीन में उसमें गैप आया, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ी स्पेशल एफर्ट्स हो रही हैं। आज भी तमाम प्रोविंसेस के साथ एंगेज किया है उसी तरीके का, एक दिन में मिलियन जी, और अब एक दिन 1.7 मिलियन। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हम इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से 70 मिलियन का टारगेट लेके जाएंगे। आखिरी बात, डॉक्टर राना, आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान जहाँ खड़ा है, क्या ऐसी आप कोई मशवरा देना चाहेंगे हुकूमत को कि क्या वो 2 ऐसी चीज़ें करें कि जिससे सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी? एक तो जिसे मैं कहता हूँ नंबर अपने ठीक करें, और जिसे हम हेल्थ इंटेलिजेंस करते हैं। हम जंग नहीं लड़ सकते अगर आपकी इंटेलिजेंस फॉल्टी हो, तो अभी मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, बड़ा काम कर बिल्कुल। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये आना चाहिए कि SOPs की पाबंदी करें, और वो इस तरह कि अपनी एग्जाम्पल से शो करें। जब मिनिस्टर्स टेलीविज़न के ऊपर आए मीटिंग्स करते हुए, उनके बड़े लोग, तो उन्होंने मास्क पहने हो। डॉक्टर राना जवाद अस्कर, डॉक्टर फैसल सुल्तान, प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।